हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आरजू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजू स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैकेनिज़्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, जो कि पेपर 8 जो भी बच्चे डीएड एचआई से कर रहे हैं, तो ये पेपर 8 स्पीच का पेपर एक हमारा होता है। उसका फर्स्ट यूनिट का थर्ड सब यूनिट है मैकेनिज़्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। और काफ़ी थोड़ी आपको मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ी लेंथी भी है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है। एंड यस, एक चीज़ और, आप मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, बट बच्चों की डिमांड्स थी तो मैं ये बना रही हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बाकी साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि पीपीटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पीपीटी बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गई। बट बच्चों ने कहा कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ये टॉपिक करा दो, तो इसी वजह से मैं करा रही हूँ। तो मैं अपने नोट्स से करा रही हूँ। तो पीपीटी तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होती है और पीपीटी बना मैं अभी नहीं सकती। तो हमें समझने से मतलब है, हमें समझ में आएगा। और बाकी नोट्स भी हैं, तो आप इसमें से कर सकते हैं ईज़िली। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज़्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन में हमारे 4 मेन प्रोसेस होते हैं एंड प्लस 1 एक और एडिशनल प्रोसेस होता है। जो 4 मेन प्रोसेस हम मतलब पाँचों ही करेंगे, बट 4 मेन प्रोसेस इसमें आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज़ फोनेशन, थर्ड वन इज़ द आर्टिकुलेशन एंड फोर्थ वन इज़ रेजोनेशन। तो आइए वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म हमारे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन यानी कि हमारा जो हवा का रेस्पिरेशन होता है, हवा का ब्रीद करना, जिससे हम सांस ले पाते हैं, जो हमारी एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, तो रेस्पिरेशन हमारा ये होता है। और यही रेस्पिरेशन हमारे बोलने में भी हेल्पफुल होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होता है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो रेस्पिरेशन में हम एयर को ब्रीद करते हैं, वही आगे जाके हमारे साउंड का रूप ले लेती है, फिर स्पीच का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि जो हमें सबसे पहले चाहिए क्या, अगर हम बोलना चालू कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो चाहिए होती है हमें प्रेशराइज्ड एयर। प्रेशराइज्ड एयर। और ये किसकी मदद से हम ले सकते हैं, तो इसका सिर्फ हमारे पास एक ही फंडा है। रेस्पिरेशन हो रहा है तो वही इंसान कर सकता है। तो रेस्पिरेशन सब में ही होता है। एक रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है एक पावर सोर्स स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग के लिए कैसे, अभी आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा समझा देती हूँ आपको कि जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे मुंह से और हमारी नाक से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम एयर जहाँ से ले रहे हैं अंदर ब्रीद करने के लिए, जो हम इनहेल करते हैं अपने मुंह से भी कर सकते हैं एंड सेकेंड हम नाक से भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे मुंह से कैसे करते हैं, तो मुंह से सभी करते हैं। अगर मैं आपकी नाक को बंद कर दूँ ना, तो आप ट्राई करेंगे कि आप मुंह से ही लें। होता है ना ऐसा, आप अपनी नाक बंद करके देखो तो आपको ये लगेगा आप मुंह से एयर ले सकते हो, मतलब ज़िंदा रहने के लिए आप ले सकते हो अगर आपकी नोज़ ओपनिंग नहीं है। और कभी कभार होता भी है हमारी नोज़ बंद हो जाती है किसी तरीके से, तो हम मुंह से प्रेफर करते हैं। तो दोनों का ही रोल होता है, ये दोनों ही इनहेल करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद जो हमारी नोज़ ओपनिंग और माउथ ओपनिंग, जहाँ से हमारी एयर अंदर जाती है, एंड में वो जाती है लंग्स के पास, ठीक है। तो हमारा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ एंड नोज़ ओपनिंग से और जाता है कहाँ तक, लंग्स तक। तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से पूरा पार्ट समझाती हूँ। देखिए, मैं नंबर इसमें मैंने अभी नाम मेंशन नहीं किया है, तो क्योंकि नाम से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैं नंबर आपको बता दूँगी, उसके बिहाफ पे आप देख लीजिएगा कौन क्या हो। और हाँ, इसमें काफ़ी नेम्स है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगी सिर्फ। नंबर फर्स्ट पे आपकी नेज़ल कैविटी है। नंबर सेकंड जो लिखा हुआ है वो आपकी ओरल कैविटी है, मुंह से, यानी कि यहीं दोनों से नंबर 1 एंड नंबर 2 से एयर अंदर जाती है। उसके बाद इन दोनों पाइपों, देखिए नंबर 1 का नाक वाला पाइप है, नंबर 2 माउथ वाला पाइप है, जिसे हम ओरल बोलते हैं। तो ये आगे जाके मिलता है हमारा, जहाँ पे ये मिलता है वो है नंबर 7, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, जो कि कॉमन पाइप होता है हमारा ओरल प्लस नेज़ल कैविटी का। नेज़ल एंड ओरल कैविटी का जो कॉमन पाइप होता है दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे आता है जहाँ पे हमारा ये स्क्वायर बना हुआ है नंबर 3, इसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। यही हमारा मेन होता है जहाँ से हमारी साउंड जनरेट होती है। तो इसे हम एक और नाम देते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ से हमारी जो वॉइस है वो जनरेट होती है।
उसके बाद नंबर 8 पे हमारी ट्रैकिया आ जाती है। ट्रैकिया को हम अदर नेम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है विंड पाइप। ठीक है, ये विंड पाइप होते हैं, यानी कि जो हमारी एयर होती है ओरल से गई, यहाँ से होती हुई हमारी फेरिंग से होती हुई, लैरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया के आगे आप देख सकते हैं 5 एंड 9 नंबर को, 5 एंड 9 ट्रैकिया ही आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये आगे जो दो पार्ट्स में जाके डिवाइड होते हैं, इन्हें हम ब्रोंकाई बोलते हैं। उसके बाद जब ये और अंदर जाती है तो ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, जो आप नंबर 10 पे देख सकते हैं, जो ब्रांचेज हैं, मेनली जो ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये ब्रांचेज में आगे डिवाइड होते हैं, इन्हें हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट आप नंबर पे देख सकते हैं 11 पे, जो 10 के बाद स्टार्ट हो जाती है नंबर 11, ये छोटे छोटे हमारे होते हैं, इन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं। एल्वियोली, एल्वियोली में ही हमारी जो मेन होती है साउंड, जो हमारी मतलब एयर जाके जो हम ऑक्सीजन हमारी होती है जो क्लीन होती है, वो यहीं पे जाके होती है। एंड नंबर 6 पे हमारा डायफ्रागम, जो भी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, क्योंकि इसी के हेल्प से जो हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिकुड़ते हैं खुलते हैं, सिकुड़ते हैं खुलते हैं, यानी कि एक तरीके से एक्सपेंड भी होते हैं उसी की हेल्प से, क्योंकि डायफ्रागम हेल्प करता है। और डायफ्रागम अगर मैं एक सिंपल लाइन में बताऊँ तो डायफ्रागम क्या होता है, तो डायफ्रागम एक हमारा मस्कुलर मसल से बना होता है, जो कि मेन काम इसका क्या होता है, हमारे लंग्स को और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। ठीक है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी, जिसमें ये नीचे के पार्ट्स आ जाते हैं हमारे लंग्स से नीचे, ये देखिए पेट वगैरह के, जो आपके स्टमक हो गए, आपकी किडनी हो गई, ये सब आपका एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो डायफ्रागम का काम क्या होता है, लंग्स को किससे अलग करना, एब्डोमिनल कैविटी से अलग करना। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रेस्पिरेटरी का मेन क्या होता है, तो इसमें सिर्फ यही सब लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम हवा को अंदर लेते हैं, देखिए हमारा पूरा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रीथिंग का मेन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो डायफ्रागम से स्टार्ट होता है। हमारी मस्कुलर वॉल होती है जो डिवाइड करती है हमारी चेस्ट कैविटी को, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मूवमेंट होता है जो डायफ्रागम का, एक्सपेंड्स द लंग। देखिए हमारा जो डायफ्रागम होता है वो टाइम के साथ छोटा और बड़ा होता रहता है, यानी कि जब एयर आती है, देखिए जब हमारा डायफ्रागम छोटा होगा तो ये हमारे लंग्स को एक्सपैंड कर देता है, जिसके अंदर हमारी एयर आ जाती है। ठीक है, जिसे आप बाहर से जो एयर ले रहे हैं वो, और बाद में फिर क्या होता है, ये हमारा जो डायफ्रागम होता है बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो हमारे लंग्स छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एयर होती है वो वापस बाहर एक्सेल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा काम होता है। जब हम बोलते हैं तो हमें ये चीज़ तो बताइए कि जब हम बोलते हैं तो जो हमारा इन्हेलेशन फेस होता है वो शॉर्टर होता है एक्सेलेशन से। अब मतलब क्या है इस चीज़ का, इनहेल होता है यानी कि हवा अंदर लेना, और हवा बाहर छोड़ने का बोलता है हमें एक्सेलेशन। तो अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं बिना बोले, तो आपने देखा होगा जितनी देर में आप अंदर सांस ले रहे हैं इतनी देर में आप छोड़ेंगे, लेकिन जब आप बोल रहे होंगे तो जो आप सांस तो ले रहे होंगे एक टाइम पे ही, लेकिन जब आप उसे बाहर छोड़ रहे होंगे तो उसका कुछ ना कुछ हम यूज़ कर रहे होंगे बोलने में, यानी कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में इनहेलेशन शॉर्टर हो जाता है एक्सेल करने से। अब हम देखते हैं हमारी जो ब्रीदिंग होती है, नॉर्मली एक रिफ्लेक्स कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो हमारे ऑटोमेटिक होते हैं, लाइक हमारे पलकों का झपकना, ये भी हमारे हार्ट बीट्स जो हमारे हार्ट में चलती रहती है, तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स कंट्रोल वो होते हैं जो हम करते भी नहीं है, जिसमें हमारी कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगती है और वो हो जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसी ब्रीदिंग भी हमारा, देखिए आप थोड़ी देर सांस रोक के देखिए, अपने आप ही ब्रीदिंग आती है, आपका कोई फिजिकली ये नहीं लगता। अगर आप सोते भी रहते हैं तो आपकी कोई फिजिकल फोर्सेस में नहीं जाती है। तो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ में आया कि हमारी एयर गई और वही एयर फिर एक्सेल होती है, और जब वो एक्सेल होती है उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको अब बताती हूँ। तो हमारा वॉइस मैकेनिज्म में एक प्रोसेस क्या हुआ कि हवा को हमने इनहेल किया, अब एक्सेल करते हुए वो वॉइस बनेगी। कैसे बनेगी देखिए, सेकंड प्रोसेस होता है हमारा फोनेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, फोनेटरी के नाम से ही पता चलता है, फोनेटरी यानी कि फोनीम्स बनाना, यानी कि साउंड, स्पीच साउंड या साउंड बनाना। तो हम बोलेंगे जब हमारी एयर अंदर इनहेल हो गई इंस्पिरेशन के टाइम पे, तो जब वो वापस आती है, तो मैंने अभी आपको एक प्रोसेस बताया था, देखिए यहाँ पे मैं आपको वो डायग्राम वापस लेके जाती हूँ। नंबर 3 देखिए आप,
पहले अंदर देखिए, लंग्स से वापस एयर गई, कहाँ से गई, नंबर 8 से होके गई वापस ट्रैकिया से, तो कहाँ पे जाएगी वो, नंबर 3 के पास जाएगी। फिर वो जब वो वापस जा रही है ऊपर मुंह की साइड, तो नंबर 3 पे जाएगी, यानी कि लैरिंग्स बॉक्स में। ये देख सकते हैं आप, नंबर 3 ये है लैरिंग्स बॉक्स। तो यहाँ पे उसके साथ क्या एक्टिविटी होती है, देखिए हमारे लैरिंग्स के अंदर 2 मसल्स होती है जिन्हें हम वोकल फोल्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वोकल फोल्ड्स आपको दिख ही रहे हो, ये वी शेप है, और वोकल फोल्ड्स के बीच की जो जगह होती है उसे हम ग्लोटिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे वोकल फोल्ड खुले रहते हैं ताकि एयर इजीली पास हो जाए। लेकिन जब हम बोलते हैं उस टाइम पे ये जो वोकल फोल्ड होते हैं, देखिए क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ, ग्लोटिस बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे की साइड एक एयर प्रेशर जनरेट होता है। और जब एयर प्रेशर जनरेट होता है तो हमारे वोकल फोल्ड एकदम से खुलते हैं, और इन्हीं खुलने की वजह से ऊपर की साइड एकदम से जब वो प्रेशर से बाहर जाती है, जो हमारी एयर होती है, तो वो एयर स्ट्रेस, एयर पफ का रूप ले लेती है, पफ्स ऑफ एयर बनती है, और उसी की वजह से यही एक कारण होता है कि हमारी वॉइस जनरेट होती है। इस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट करूँगी, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। लैरिंग्स बॉक्स जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, उसमें मेन फंक्शन हमारा वोकल कॉर्ड का ही होता है। और वोकल कॉर्ड होते क्या है, तो हमारे लैरिंग्स के अंदर यानी कि वॉइस बॉक्स के अंदर 2 मसल्स होती हैं। ये मसल्स के बीच की जो जगह होती है उसे हम ग्लोटिस बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम ये ओपन रहते हैं ताकि हमारी एयर इजीली पास हो जाए, बट जब नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती है, स्पीकिंग के टाइम पे ये बंद हो जाते हैं। और बंद होने की वजह से नीचे एक एयर प्रेशर जनरेट होती है, क्योंकि वो हवा पास नहीं हो पाती है, इनके बंद होने की वजह से नीचे एयर प्रेशर बढ़ जाता है, और जो वो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे वोकल फोल्ड एकदम से ओपन होते हैं, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो पफ के साथ बाहर जाती है। और वापस जब एयर बाहर जाती है, एयर प्रेशर वहाँ से हट जाता है, दोबारा से ये वोकल फोल्ड क्लोज हो जाता है, फिर एयर प्रेशर ऐसे ही बनता है। तो इसकी वजह से मतलब ये जो प्रोसेस होता है बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से हमारे वॉइस बनती है। तो इतना सिर्फ हमारा फोनेटरी प्रोसेस में है। तो फोनेटरी प्रोसेस जहाँ पे हमारी वॉइस जो है वो जनरेट होती है। इतना समझ में आया। आफ्टर दैट थर्ड प्रोसेस होता है आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म। आर्टिकुलेटरी मैकेनिज़्म क्या होता है, फोनेशन के बाद हमारी वॉइस कहाँ जाएगी, ऊपर जाती है। तो फोनेशन के बाद जो प्रोडक्शन होता है वॉइस का, उसका नेक्स्ट ये होता है कि उसे एक स्पेसिफिक स्पीच साउंड का नाम दे दे, यानी मीनिंगफुल, जो कि आप, मैं बोल रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं, ये मीनिंगफुल साउंड है। तो ये आर्टिकुलेशन के जरिए आ रही है। जो हमारी डायरेक्ट साउंड हमारी फोनेशन सिस्टम से जनरेट होती है वो सिर्फ वॉइस जनरेट होती है, वो मीनिंगफुल साउंड नहीं होती है, स्पेसिफिक साउंड नहीं होती है, जैसे का, खा, गा, घा, गा, ये साउंड वो नहीं होती है। वो अपनी एक साउंड होती है जो कि वोकल फोल्ड के वाइब्रेशन से होती है, क्योंकि वाइब्रेशन में वोकल फोल्ड एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, एक बार बंद होता है, तो वो वाइब्रेशन होती है, ठीक है। जबकि आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म में हमारे साउंड्स जो जनरेट होते हैं फोनेशन में, उनको मीनिंगफुल साउंड्स बनाने का काम होता है। तो आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म में आपको पता है कि इसमें हमारे आर्टिकुलेटर्स यूज़ होते हैं, और आर्टिकुलेटर्स मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसे देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी पास है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आर्टिकुलेटर्स हमारे होते हैं, जो भी हमारे जैसे टीथ हो गए, हमारे सॉफ्ट पैलेट हो गए, हमारे लिप्स हो गए, जो भी हमें एक मेन साउंड, एक स्पीच साउंड, एक मीनिंगफुल साउंड बनाने में हेल्प करते हैं किसी भी वॉइस को, दैट वी नोन एज आर्टिकुलेटर्स, ठीक है। तो आर्टिकुलेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और पैसिव आर्टिकुलेटर्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल जो हिलते हैं, ठीक है, जो हिलते हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हिलते हैं, लाइक आपके लिप्स हिल रहे हैं तो ये एक्टिव आर्टिकुलेटर्स है। आपका जो टंग है, टंग हिलती है तो वो आपके एक्टिव आर्टिकुलेटर्स है। मैंडिबल होता है लोअर जो, देखिए हमारे जो नहीं हिलते हैं, ऊपर वाला जो हमारा नहीं हिलता, लेकिन जो नियर वाला, नीचे वाला जबड़ा होता है जिसके हम मैंडिबल बोलते हैं, ये हमारा हिलता है, तो ये हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर हो गया। ऐसे सॉफ्ट पैलेट हमारी व्यूला से ऊपर वाली जो जगह होती है, देखिए सॉफ्ट पैलेट को हम वैलम का भी नाम बोलते हैं, और सॉफ्ट पैलेट हमारी ये होती है, ठीक है। तो ये वाली जो जगह होती है इसे हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ये भी हिलती है, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स इनके उल्टे, जो कि
सपोर्ट करते हैं एक तरीके से, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स का सपोर्ट करते हैं हमारे स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, दैट वी नोन एज पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ठीक है, तो पैसिव आर्टिकुलेटर्स पता चल रहा है, इसके अंदर हमारे एल्वियोलर रीच आ गया, हमारी हार्ड पैलेट आ गई, हमारे टीथ आ गए, टीथ भी क्योंकि हमारे नहीं हिलते हैं, हमारा जबड़ा हिलता है वो भी नीचे वाला सिर्फ, लेकिन हमारे टीथ नहीं हिलते हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस हमारा होता है रेजोनेशन। रेजोनेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेशन होता है हमारी जो वॉइस, देखिए आप दोबारा से एक बार आप फोनेशन पे आइए, जो लैरिंग्स बॉक्स वाला प्रोसेस था जहाँ पे हमारी एयर प्रेशर के कारण, वाइब्रेशन के कारण हमारी वॉइस जनरेट होती थी और ऊपर जाके फिर वो एयर पफ बनता था। तो लैरिंग से बाहर निकलते, जो वो प्रेशर के बाद लैरिंग से बाहर हमारी जो एयर निकलती है एयर पफ्स बन के, तो वो हमारा रेजोनेशन के पार्ट में आ जाता है। ठीक है, लैरिंग्स तक जब तक वो हवा थी, वो एयर थी, तब तक वो क्या थी, तब तक वो फोनेशन हो रहा था, लेकिन जब तक वो अबव द लैरिंग्स गई तो उसे हम रेजोनेशन बोलते हैं। रेजोनेशन में बेसिकली हमारी 3 थिंग्स आ जाती है। क्या क्या आ जाती है? 3 थिंग्स आ जाती है, जिसमें हमारी नेजल कैविटी आती है, जिसमें हमारी ओरल कैविटी आ जाती है और जिसमें हमारी फेरिंगल कैविटी, फेरिंगल जो गले वाली होती है, थ्रोट कैविटी जो थ्रोट आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी 3 चीज़ आ जाती है। इसका काम क्या होता है? रेजोनेशन का काम होता है फिजिकल या फिर अकाउस्टिक चेंज करना हमारी वॉइस में। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं आपको पता है, फिजिकल चेंजेस आपने पढ़े होंगे, पेपर 7 में पढ़े होंगे आपने, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऐसे कुछ नाम करके है। तो फिजिकल चेंज आपके होते हैं पिच में, लाउडनेस में, आपकी जो साउंड है वो नेजल साउंड है, किस टाइप की साउंड है। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो हमारे रेजोनेटरी मैकेनिज्म में आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी वॉइस आपके लैरिंग्स तक है तो हम उसे फोनेशन बोल देते हैं। जब वो एयर पफ बन के ऊपर गई और उसमें फिजिकल चेंजेस हुए, उसे हम रेजोनेशन बोलते हैं। अब रेजोनेशन के लिए देखिए क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो प्लेस है, मैंने अभी आपको बताया वेलम, सॉफ्ट पैलेट मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, व्यूला के ऊपर जो होता है ये हिलता है। तो ये जो हमारा होता है फेरिंग्स से मिलता है। फेरिंग्स आपने पढ़ाई है पीछे, जो हमारी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और फेरिंग्स, नेजल और ओरल कैविटी का जो कॉमन पाइप होता है, कॉमन पाइप आप उससे बोल सकते हैं, उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इतना पार्ट जो होता है वो रेजोनेशन में आता है, और इसकी वजह से देखिए हमारी साउंड को फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो हमारा वेलम होता है, देखिए मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन हटे। ये सॉफ्ट पैलेट को आप वेलम समझना, क्योंकि इसका अदर नाम सॉफ्ट पैलेट होता है। तो जो हमारा वेलम होता है ये क्या करता है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट जो हमारा होता है, जो हमारा वेलम होता है, वो हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को कनेक्ट करता है, और इसी की वजह से जो नेजल साउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे म, न, ये वाली जो नेजल साउंड्स होती हैं, ठीक है, ये आपको इसी की कनेक्टिविटी, इनकी कपलिंग से ही देखने को मिलती है। और कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा ये वेलम होता है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। ठीक है, ये मूव करना बंद कर देता है, यानी कि इतना मूव नहीं करता जितना इसकी रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे जो साउंड आपके निकलती है वो हाइपर नेजल्टी साउंड निकलती है। हाइपर नेजल्टी आपने देखा होगा, कुछ लोग नाक में बोलते हैं, उसी को हम हाइपर नेजल्टी बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत एनोइंग साउंड होती है। ठीक है, जब हमारे ये वेलम प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे नेजल एटरेंस ज़्यादा होती है, जो हमारी नाक वाली एटरेंस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है ओरल कैविटी को नेजल कैविटी के साथ। तो जब ऐसा नहीं होता है तो हमारी हाइपर नेजल्टी साउंड होती है। और यही तो फिजिकल चेंज होता है साउंड का, कि किसी की साउंड हाइपर नेजल्ड है या फिर किसी की नॉर्मल है, या फिर उसकी लाउडनेस किस तरीके से आ रही है। तो यही चीज़ें रेजोनेशन में आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट प्रोसेस बचता है, जिसे हम रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो रेगुलेटरी सिस्टम तो सबसे मेन सिस्टम आप बोल सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम ही चीज़ें, अगर हमारे लिप्स हिल रहे हैं बोलने के लिए, अगर हमारा लैरिंग्स काम कर रहा है, अगर हमारी एयर अंदर से होके बाहर आती है, या फिर हमारे वोकल फोल्ड्स क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, सारा काम का रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल कौन करता है? रेगुलेटरी सिस्टम। इसे डायरेक्टली आप नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारा ब्रेन वाला सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। इवन अगर हमारे हाथ की अगर एक उंगली भी हिला रहे हैं तो वो भी सिर्फ किसकी मदद से हिला रहे हैं? अपने ब्रेन की मदद से, अपने रेगुलेटरी सिस्टम की वजह से। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इन सभी जो भी मैंने प्रोसेस पढ़ा है आपको, रेस्पिरेशन,
लैरिंगल और आर्टिकुलेटरी सिस्टम के लिए। तो यही कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कंट्रोल करता है। इसी की वजह से हर चीज़ हमारी पॉसिबल होती है, क्योंकि अगर रेगुलेशन नहीं होगा तो आपके लिप्स नहीं हिलेंगे, लिप्स नहीं हिलेंगे तो आपकी प फ ब भ म ये वाली साउंड्स नहीं निकलेगी। अगर रेगुलेशन सही तरीके से नहीं होता है तो आपके वोकल फोल्ड सही टाइम पे क्लोज, सही टाइम पे ओपन नहीं होंगे। अगर आपका रेगुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपकी नेज़ल कैविटी, व्यूला जो अभी है, सॉफ्ट पैलेट वगैरह जो भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी, वो सही टाइप से काम नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें कंट्रोल, उन्हें रेगुलेट, उन्हें इंस्ट्रक्ट जो कर रहा है वो हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है, या फिर हमारा रेगुलेटरी सिस्टम कर रहा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और मुझे लगता है कि अब आपको शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से और अच्छे तरीके से पर्सनली समझा दूँगी, बट मुझे जहाँ तक लगता है अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। येस, मेरी पीपीटी नहीं बनी है, थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है मेरी हैंड राइटिंग से, या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बट मैंने आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। तो आपको अगर इसे मतलब ये अच्छा लगा है या आपको अच्छे से समझ आया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। हाँ, मैं इतना कहूँगी कि आपके पेपर्स आई नो कि 7 तारीख से स्टार्ट है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करूँगी, बट येस, मैं कोई भी पीपीटी नहीं बना सकती अभी फ़िलहाल, क्योंकि पीपीटी थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। तो येस, मैं आपको ऐसे नोट्स के थ्रू पढ़ा सकती हूँ। सो आप कमेंट्स में बताएँ। थैंक यू।